हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। मेरा नाम है ब्रिज किशोर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे किस तरह से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रिपेयर किया जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आप इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, ये सेशन तीनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके बारे में भी बात करूंगा। और किन सब्जेक्ट्स की नॉलेज या किन टॉपिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, और क्या गलतियां हैं जो आप जनरली कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो आपको नहीं करनी चाहिए। इनके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ, हाउ टू प्रिपेयर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर गेट 2023 2024 EC, EE एंड IN। हालांकि ये सब्जेक्ट तीनों ब्रांचेस में कॉमन है, लेकिन इसका जो वे ऑफ प्रिपरेशन है वो तीनों ब्रांचेस के लिए स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट, और IN से हैं तो थोड़ा सा आपको अलग तरीके से इसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज के सेशन के इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंस से। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका बहुत वाइड एप्लीकेशंस है, और जैसा आजकल की जो दुनिया है वो डिजिटल सिस्टम्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, हर सिस्टम को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। रीज़न बीइंग, डिजिटल होने के बिहाइंड जो है वो है सिक्योर होना, डिजिटल सिस्टम्स का ज़्यादा सिक्योर होना, ज़्यादा सेफ होना, लेस पावर कंजम्पशन करना, ओके, और स्टोरिंग हो जाना डिजिटल डेटा की। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो डिजिटल सिस्टम्स में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी एनालॉग सर्किट्स को चलन में रखा गया है, मतलब उन्हें कंप्लीटली डिजिटल सिस्टम्स में एलिमिनेट नहीं किया है। कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। उनमें से अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बोला कि लो पावर कंजम्पशन करता है डिजिटल सिस्टम, तो इसके साथ साथ एक और बात आती है कि डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर लेसर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है। मान लीजिए अगर हमें हाई पावर हैंडलिंग सिस्टम बनाना है, जो ज़्यादा पावर कंजम्पशन को या एक ज़्यादा पावर यूटिलाइजेशन वाले सिस्टम्स अगर हमें डिज़ाइन करने हैं, तो वहाँ पर हमें एनालॉग सर्किट्स को प्रेफर करना पड़ता है ओवर द डिजिटल सर्किट्स। यानी कि डिजिटल सर्किट्स इतने हाई पावर को हैंडल नहीं कर सकती, सो दैट हम यूज़ करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड सर्किट्स को। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो जो रियल वर्ल्ड सिग्नल नेचुरली जो प्रेजेंट हैं, जिनको हम बोलते हैं रियल टाइम सिग्नल, वो एनालॉग इन नेचर हैं। मतलब ऐसे सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए अगर हम डिजिटल सिस्टम्स का यूज करेंगे तो कई बार तो ये किया भी जाता है और सुटेबल भी है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में या ओवरऑल इंजीनियरिंग के फील्ड में हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन आता गया, समय के साथ जो सर्किट्स से वो प्रिसाइज होते गए, समय के साथ चीज़ें कॉम्पैक्ट होती गई, डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट होते गए, रिलायबल होते गए, तो इनके साथ साथ ही एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ मिली और डिजिटल सिस्टम्स इतने ज़्यादा चलन में आए। तो डिजिटल सिस्टम्स में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में ऑपरेट कर रहा है। मान लीजिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मुझे रिक्वायर्ड है, तो रियल टाइम सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए डिजिटल सिस्टम्स की जगह पर कई बार एनालॉग सिस्टम्स को प्रेफर कर लिया जाता है। ओके, तो ये बहुत सारी वजह हैं जिनके बिहाइंड हम बोल सकते हैं कि स्टिल एनालॉग सर्किट्स भी चलन में हैं। ओके, सो बहुत सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी इसे इंडस्ट्रियल और एक तरह से इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की हम बात करें, वहां पर इसे मद्देनजर रखा जाता है। ये तो बात हो गई एक जनरल सेंस की, जो कि हमने बहुत ब्रीफ में जाना इस बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अब ऑब्वियसली हम सभी जो इस सेशन को देख रहे हैं वो सभी गेट एस्पिरेंट्स हैं, गेट ESC को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली। ओके, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए फॉर ECE, सो दोस्तों ये अबाउट 10 मार्क्स ये कवर कर लेता है। ये सब्जेक्ट अगर आप देखें तो लगभग 9 नंबर का भी आ गया, कभी 10, 11, 12, 15 नंबर तक भी इस सब्जेक्ट को पूछा गया है। एक और इससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड VLSI।
तो ये दोनों मिलके लगभग 20 नंबर ये कवर करते हैं। तो लगभग आप देखें 100 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स मतलब 10% वेटेज। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गई कि हमें इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लगभग 10% का सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, डबल ई के लिए। तो डबल ई के लिए इसका थोड़ा सा वेटेज स्लाइटली स्मॉलर है, मतलब आप बोल सकते हैं 7 और 6 to 7 मार्क्स अबाउट ये आस होता है। तो मैं ऐसे सेफ जोन लिख रहा हूं 7 मार्क्स जनरली। अब कई बार 5 मार्क्स भी आया है, कई बार 10 मार्क्स भी आया है। सो प्लीज एक्सक्यूज मी ऑन दैट, बिकॉज गेट में टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कोई भी फिक्स्ड वेटेज नहीं दिया जाता है। गेट आईएन की बात करें, सो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वेरी क्लोज टू इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, लगभग 9-10 नंबर का। इनफैक्ट मैं 10 मार्क्स ऐसे बोल सकता हूं, कोई बुराई इसमें नहीं है। तो ये हो गया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस। साथ में अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेड है सब्जेक्ट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ टॉपिक्स को अच्छी लेवल पर ये पूछते हैं, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में फ्रेम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली। ओके, मॉसफेट एरिया हो गया या ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, उन सभी सेक्शंस में से सम टाइम एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं जनरली। अब बात करें गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। सो दोस्तों, गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सब्जेक्ट स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बोल सकता हूं, क्योंकि गेट डबल में अगर आप देखें तो ज्यादातर टाइम इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में वो गेट डबल में नहीं पूछते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि 7% जो मार्क्स हैं वो आप इजी यहां पर स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को सही तरीके से प्रिपेयर करके। बात करते हैं गेट आईएन की। तो गेट आईएन में कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है तो वहां पर ओपैम का अदर सब्जेक्ट्स में भी भरपूर एप्लीकेशन आता है, जैसे आपका ट्रांसड्यूसर्स हो गया या मेजरमेंट्स वाला एरिया हो गया, तो वहां पर ओपैम यूज होता है। तो एक तरह से ओपैम उनके लिए एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो ओपैम में देखें तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस गेट इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आपसे पूछ ले जाते हैं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो गेट आईएन के लिए भी दोस्तों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लगभग 10 नंबर 10% ये कवर कर सकता है, हालांकि इससे कम भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपैरिजन में देखा तो थोड़ा सा इसमें कम पूछते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इन द गेट आईएन ऑल्सो। ओके, सो ये तो हो गए इसकी इंपॉर्टेंस की बात, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये हमने समझा। तो लगभग अच्छे खासे मार्क्स ये कवर करता है। और गेट ईसी में भी मैंने बोल जरूर दिया कि डिफिकल्ट आता है, लेकिन डिफिकल्ट का मतलब जैसे मान लीजिए 10 नंबर का पेपर में आया तो 6 से 7 नंबर आप बोल सकते हैं आप स्कोर कर सकते हैं थोड़े से एफर्ट लगा के, मतलब कोई बहुत ज्यादा खास डिफिकल्टी आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 5 नंबर तक के जो क्वेश्चन है ओके वो आएंगे इजी। 2 to 3 मार्क्स, लगभग 2 या 3 नंबर में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो, और 2 to 3 मार्क्स यानी कि 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट इसमें बनाते हैं हम हमेशा। ओके, तो ये इसका लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से वेटेज है। मतलब सेफ जोन अगर आप देखें तो 6 to 7 मार्क्स आप इसमें ला ही सकते हैं और आना ही चाहिए अगर आप रियल गेट एस्पिरेंट्स हैं तो। अब 2-3 नंबर हैं उनके लिए थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, शुरुआत से अगर सीखेंगे सब्जेक्ट को सिस्टमैटिक में प्रिपेयर करेंगे तो वो 2-3 नंबर भी आपको मिल जाएंगे, कोई दो राय नहीं है इस चीज में। ऐसा कुछ असंभव क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ओके, एक आध साल को छोड़ दो, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दो। ओके, उसके अलावा सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व हो सकते हैं, मतलब 3 घंटे के पेपर में उनको सॉल्व करने का समय भी आपको मिलेगा और आप उनको कर भी पाएंगे। ऐसे उलूल जुलूल नहीं पूछे गए हैं कि आपको समझ में आ गया ऐसे होगा सॉल्व, लेकिन सॉल्व करने की हिम्मत नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है या एनालिसिस है, ऐसा जनरली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं देखा गया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, बातें थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। चलिए अगली हम बात करते हैं इसमें प्री रिक्विजिट नॉलेज आपको क्या होनी चाहिए, मतलब इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपने क्या पहले से सीख रखा हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा और मजेदार और आसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं जनरली, मतलब इस सब्जेक्ट के 2 सेगमेंट हैं। ओके, पहला सेगमेंट है दोस्तों इसका, वो है इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला सब्जेक्ट नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जो जिसके अंदर कम से कम एक क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अवेलेबल हो। ओके, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब एक जिसके अंदर एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ डिवाइस एलिमेंट अवेलेबल हो, लाइक बीजेटी हो गया या डायोड हो गया। ओके, ये सब जिसके अंदर अवेलेबल हो, मॉसफेट हो गया, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एक हो गया सेक्शंस का डिवाइस, दूसरा हो गया इसका सॉल्विंग ऑफ डिवाइस, सॉल्विंग ऑफ डिवाइस। समझना मेरी बात ध्यान से, मैंने लिखा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब किसी पर्टिकुलर डिवाइस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे डायोड हो गया, तो डायोड का वोल्टेज करंट रिस्पॉन्स क्या होगा, डायोड किस रेंज ऑफ वोल्टेज पर कैसे बिहेव करेगा, किस अमाउंट ऑफ करंट पर कैसे बिहेव करेगा, ये उसका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, या बाइपोलर जंक्शन हो गया, तो बीजेटी के अंदर 3 टर्मिनल है। ओके, एमीटर बेस कलेक्टर, तो पर्टिकुलरली वो 3 टर्मिनल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बीजेटी का ओवरऑल वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओवरऑल उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उन सब की नॉलेज होना आपको। ओके, तो ये नॉलेज कैसे होगी, जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये नॉलेज आती जाएगी। ओके, अब आ गया कौन सा, सॉल्विंग ऑफ डिवाइस। सॉल्विंग ऑफ डिवाइस में मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जान लिया, मतलब हमने बीजेटी को जान लिया, सीख लिया क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसकी मेजर प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल क्या है एंड ऑल। ओके, डायोड को जान लिया, मॉसफेट को जान लिया, इनफैक्ट ओपैम्प को भी हमने जान लिया। लेकिन जब मैं आपको एक सर्किट बना के दूंगा और उसमें रेजिस्टेंस लगा दिए मैंने, कैपेसिटर लगा दिए और एक सर्किट आपके सामने बना दिया, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में भाई साहब वोल्टेज निकालिए, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट आएगा वो निकालिए, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो दोस्तों अब हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सॉल्विंग ऑफ डिवाइस की, मतलब उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए वेरी पॉपुलर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ओम्स लॉ, इनका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। ये सब चीजें जब आप सब्जेक्ट को अटेंड करेंगे, तो मैंने कोशिश ये की है कि मान लीजिए आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले नहीं भी पढ़ा है कभी जीवन में और आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये मेरा पर्पस है इसको आपको कन्वे करना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। डायोड कैसा होगा ये ना तो मैंने बनाया ना आपने बनाया है ना, पहले से बना हुआ है और ऑलरेडी चलन में है। तो हमें बस ये सीखना है कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें मेरा काम है समझाना। अब उस चीज को अप्लाई करने के लिए अगर आपको ये सब चीजें आती होंगी, केवीएल आपको बहुत अच्छी तरीके से आता हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कब इसे अप्लाई करते हैं, क्या लिमिटेशन कुछ नहीं है, क्या कंडीशंस हैं, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, ये बहुत सारी बातें जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से रिलेटेड हैं, किस तरह से लूप में हम क्लोज लूप में किस तरह से हम इक्वेशंस को बनाते हैं। ओके, वोल्टेज ड्रॉप सम, अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इक्वल टू 0, वो कैसे लिखा जा सकता है, क्लोज लूप किन किन टर्मिनल्स के बीच में फॉर्म किया जा सकता है, केसीएल हम किरचॉफ्स करंट लॉ हम कैसे अप्लाई करें, नोडल एनालिसिस कैसे लगाया जाता है, मतलब इन सभी बेसिक जो सर्किट के रूल्स हैं उनकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ये सॉल्विंग पार्ट समझ में आएगा। मतलब मैंने डिवाइस आपको समझा दी, डिवाइस समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, खुश हो लिए। अब जब सॉल्व करने की बारी आई, हमने पूछा कि चलो भाई इसको केवीएल इक्वेशन लगा के इसका आंसर निकाल दो। अब केवीएल इक्वेशन ये कैसे लगाते हैं, या उल्टी सीधी लगे हुए हैं केवीएल इक्वेशन लगाने, आधे में वोल्टेज पॉजिटिव आधे में नेगेटिव। आई एम सॉरी टू से बट जनरली ये गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं। ओके, कि आपको सही तरीके से इक्वेशंस फ्रेम करना अगर नहीं आता होगा तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको उतना कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। इसके 2 सेक्शन ही हैं, बस कुछ नहीं है पूरे सब्जेक्ट के अंदर। आपको डिवाइस समझनी है, सर्किट पर ऑपरेशंस लगाने हैं, मतलब आपको नोडल लगाना आना चाहिए, केवीएल आपको आना चाहिए और ओम्स लॉ आपको आना चाहिए। दैट्स बेसिक नीड। अब थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज होगी तो बेनिफिट हो जाएगा। कौन सी, आपको एक थ्योरम जो बहुत पॉपुलर है, थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम नेटवर्क थ्योरी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट सभी ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे जो भी, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वहां पर भी इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम हो गया आपका, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, और बहुत रेयरली हम यूज कर लेते हैं कभी कभार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को भी।
तो दोस्तों इसकी भी आपको जानकारी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए, हालांकि जब मैंने इस सब्जेक्ट को कवर किया है तो जहां पर इन थ्योरम्स की जरूरत पड़ी है तो मैंने कोशिश की है कि वहां पर आपको इन ब्रीफ वे मैं आपको ये थ्योरम एक्सप्लेन कर दूं। और केवीएल केसीएल इक्वेशन मैंने ऐसे हवा में नहीं उड़ाई हुई हैं, बाकायदा मैंने उन इक्वेशंस को फ्रेम करके बताया है। एक एक पॉइंट को मैंने वहां पर लिखा है, केवीएल कैसे क्लोज लूप बन रहा है, नोडल कैसे हम लगा रहे हैं, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट कैसे हम कर रहे हैं, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं। अब मान लीजिए आपने ऑलरेडी इनको पहले से पढ़ के रखा हुआ है, फिर मैं वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बहुत अच्छी तरीके से आप एक कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं। इनफैक्ट आप मेरे से 1 सेकंड पहले आंसर लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन ऐसे बन गई, सर भी यही बना रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होता है, साथ साथ आपका एक कॉन्फिडेंस भी तैयार होता है। देखो, हमें ये चीज तो सीखनी ही पड़ेगी, ये तो सब्जेक्ट की नीड है ही। आपको डिवाइसेस तो मालूम होना जरूरी है ही, लाजिमी है, सब्जेक्ट पढ़ना बेकार है फिर तो, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसमें भी जूझ रहे हैं सेम टाइम कि अच्छा केवीएल इक्वेशन ऐसे बन गई, ये हो गया। तो कोशिश करें कि ये पार्ट आप पहले से एक बार एटलीस्ट आप एक बार रीड करके रखें इस सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले। और कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको शुरू करने से पहले आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है बहुत बेसिक से लेके एक अच्छे एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊं, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो बिल्डअप हो और आप इस सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसे प्रिपेयर कर पाएं। बात समझ में आ गई? तो ये हमने चर्चा इसकी कर ली, किस तरह से आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर यहाँ पर करना चाहिए और क्या आपका तरीका यहाँ पर होना चाहिए, क्या नॉलेज आपको रिक्वायर चाहिए, प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या होनी चाहिए, जिससे कि इस सब्जेक्ट को हम अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए, ये दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट, ये मैं डिस्कस करूंगा। ये आप पहले से पढ़ के आएंगे तो ये आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा इस सब्जेक्ट को समझना। नहीं भी पढ़ के आएंगे तब भी मैंने सब कुछ ब्रीफ में बताया जरूर है वहां पर। ओके, चलिए तो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो बिफोर स्टार्ट। इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसे सेल्फ स्टडी में प्रिपेयर कर रहे हैं या कहीं किसी हेल्प से इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए आपको ये कंक्लूड करना चाहिए कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्किंग हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेयरली आस्किंग हैं। उसके अपार्ट भी हर टॉपिक में देखिए, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एक तरह की, सो ऑब्वियस है कि बहुत कुछ सीखने को है और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट में पढ़ा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम अगर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव टू बी मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट। उलूल जलूल टॉपिक्स, उलूल जलूल तरीके से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत प्रिसाइजली सब्जेक्ट को तैयार करना होगा जिससे कि हमें एक्चुअल एग्जामिनेशन के हिसाब से उस सब्जेक्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। आप चाहे डबल के हों, चाहे ईसी के हों, चाहे आईएन के हों, ऑलरेडी आपके पास और 10-11 सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। एनालॉग में पीएचडी करके कहीं नहीं जाना है। तो मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जिन टॉपिक्स में समरी की नीड है उन्हें समरी के तौर पर ही आप प्रिपेयर करें। ओके, मान लीजिए जिन टॉपिक्स को बेसिक लेवल पर ही प्रिपेयर किया जाना चाहिए उनको बेसिक लेवल पर ही प्रिपेयर करें। ओके, डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड्स एंड ऑल्सो कवरेज ऑफ द सिलेबस एज वेल, है ना, कितना सिलेबस उसमें कवरेज किया गया है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तरह से हर बार पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, स्पेशली ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, मॉसफेट हो गया, डायोड हो गया। इन चैप्टर्स में कंजूसी नहीं करनी पढ़ने में, इनको सीखना है, सही तरीके से इनके कॉन्सेप्ट समझने हैं सभी टॉपिक्स के, और इनके पर्याप्त नंबर्स में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, जिससे कि ये जो हमेशा ही आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें आपका स्कोर बूस्टअप होना चाहिए ऑलवेज। अब मान लीजिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो गया, हालांकि देखो क्वेश्चन आ गया मल्टी स्टेज पे तो आप मुझे नहीं बोल सकते, मैंने बाकायदा पढ़ाया हुआ है उसको। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हो गए जिनमें बहुत ब्रीफली हमें जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन टॉपिक्स को हम उसी तरीके से प्रिपेयर करें। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है शुरू करने से पहले। आप ऐसे ही कोई रैंडम टॉपिक उठा के उसमें ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, बिल्कुल स्ट्रैटेजी बनाएं फ्रॉम द डे वन, कैसे आपने उसे तैयार करना है और कहाँ तक उसमें आपको जाना है। ओके, ये आपको या तो प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस के बेस पर आपको पता लग जाएगा, ओके, या फिर
जब आप क्लासेस को अटेंड करना शुरू करेंगे, एप्लीकेशन पर क्लासेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर उसके डेमोन्स्ट्रेशन भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप एक बार उसको देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है प्रॉपर उसे। तो वहाँ पर मैंने ब्रांच वाइज भी चीज़ों को कन्वे किया है कि आप किस ब्रांच से हैं तो आपको किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स आपके ब्रांच के अकॉर्डिंगली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर ही आप सब्जेक्ट को तैयार करना शुरू करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा आपसे कि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो बार बार ये चीज़ बोलता हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है एक तरह से। अगर हमें सही तरीके से इसकी गाइडेंस मिल जाए, इसको प्रिपेयर करने का सही तरीका समझ में आ जाए, तो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग खूब है, क्योंकि सीधा एप्लीकेशन पार्ट की बात होती है और सर्किट लॉज अप्लाई होते हैं, केवीएल केसीएल, सो ऑब्वियसली वो सभी सेक्शन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये सब्जेक्ट मजेदार भी है, स्कोरिंग भी है। ओके, तो आप बेसिक लेवल से इस सब्जेक्ट को तैयार करें और सही तरीके से आप बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। चलिए थोड़ा सा एप्लीकेशन पर चलते हैं। तो जिस सीक्वेंस में मैंने सब्जेक्ट को डील किया है तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको कन्वे कर दूंगा। सो लेट्स गो टू द एप्लीकेशन। चलिए ये एप्लीकेशन पे हम लोग आ गए। सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। सो अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो 2299 यानी कि लगभग 2299 रुपये में ये अवेलेबल है और वेलकम 10 कोड का आप यूज़ करके इसमें फर्दर आप डिस्काउंट इसमें ले सकते हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ अवेलेबल है। तो आप इसे अगर कंप्लीटली अटेंड करना चाहें तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कंटेंट की बात इसमें कर लेते हैं, किस तरह से टॉपिक्स कवर करे गए हैं। सो सी दिस फर्स्ट वन। सो 197 वीडियोज़ में इसे कवर किया गया बेसिकली। सो फर्स्ट चैप्टर मैंने यहाँ पे शुरू किया है, फंडामेंटल्स ऑफ डायोड। देखिए डायोड एप्लीकेशन हमारे सिलेबस के हिसाब से है, बट फंडामेंटल्स ऑफ डायोड में डायोड से रिलेटेड सारे सर्किट्स, मतलब किस तरह से डायोड को अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डायोड है, बट फंडामेंटल ऑफ डायोड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर शुरुआत की गई है डायोड के स्ट्रक्चर से लेके सिंपल, मान लीजिए रजिस्टिव सर्किट्स हैं, वहां पर डायोड को यूज़ किया गया और किस तरह से वो ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखें प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, है ना, जिसमें एक डायोड आपको अप्लाई किया गया है और सिंपली डायोड आपने अप्लाई किया और सिंपली कुछ रेजिस्टेंसेस वगैरह वहां पर इसके इर्द गिर्द कनेक्टेड हैं, आपसे करंट वोल्टेज इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो ये सब क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ डायोड वाले सेक्शन में जहां पर लगभग 12 वीडियोज हैं, ये सेक्शन कवर किया गया कंप्लीटली। ओके, डायोड कैपेसिटेंस, इस पर क्वेश्चन डिस्कशन, भरपूर क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इंक्लूडिंग द गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। और साथ ही हमने वहां पर कोशिश की है कि ये जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है आपको कैसे ब्रांच वाइज प्रिपेयर करना चाहिए, वो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट में मैंने क्लियर कर दिए। तो वहां से जब इस सब्जेक्ट को आप अटेंड करना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी किस तरह से आपको, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आपकी ब्रांच आईएन है या इलेक्ट्रिकल है, तो किस तरह से, किस वे में आपको इस सब्जेक्ट को तैयार करना जरूरी है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के हैं और आप ईसी की तरह सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं पूरे को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट भी है और डिफिकल्टी लेवल भी डबल ई के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है उसका। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप जिस ब्रांच के हैं उसी ब्रांच के तरीके से उस सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करें। सो फंडामेंटल डायोड हो गया या एप्लीकेशन ऑफ डायोड हो गया, ये वो सेगमेंट है वो जो तीनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईएन के हैं या आप डबल ई के हैं या आप ईसी से हैं, तो आप तीनों में से किसी भी ब्रांच से हों, ये चैप्टर दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? पहला ये सेक्शन आपको करना चाहिए। दूसरा अब आ गया बीजेटी। बीजेटी में सबसे पहले हमने बीजेटी का जो करंट है या जो उसका स्ट्रक्चर है बीजेटी का, उससे चर्चा स्टार्ट की है। फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। रीजन ऑफ ऑपरेशन, किस रीजन में बीजेटी ऑपरेट करता है तो किस तरह से बिहेव करता है, ये सब बातें। ओके, रीजन ऑफ बेसिक ऑपरेशन किस तरह से हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए बीजेटी एक्टिव में है, सैचुरेशन में है, कट ऑफ में है, ये कैसे हम डिटरमाइन करें, सर्किट को देख के आपको कैसे पता लगेगा। तो ये सब बातों का जो मेथड है इनके, उनकी मैंने चर्चा की है। साथ में एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जब आप इसको अटेंड करेंगे देन यू विल एंजॉय इट, कि आपको कोई भी बीजेटी का सर्किट दे दिया जाए रैंडम, यू विल नॉट फील द डिफिकल्टी टू फाइंड इट्स रीजन ऑफ ऑपरेशन। आप आसानी से उसका रीजन ऑफ ऑपरेशन बता पाएंगे, क्योंकि बीजेटी का रीजन ऑफ ऑपरेशन पता होने से आपको समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर सर्किट को कहां पर यूज किया जाएगा। अगर एक्टिव है तो एम्पलीफायर बना सकते हैं आप। ओके, कट ऑफ सैचुरेशन में काम कर रहा है तो स्विच बना सकते हैं। सो ऑब्वियस है कि एप्लीकेशन पार्ट है बीजेटी का, वो उससे रिलेटेड है। ओके, तो बीजेटी वाला जो सेक्शन है वो डबल ई में स्लाइटली कम इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में
है तो आ सकते हैं क्वेश्चन, बट स्लाइटली कम इंपॉर्टेंट है। बट हम देखें गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से या गेट इंस्ट्रूमेंटेशन के हिसाब से तो ये टॉपिक कंसिडरेबल है, आपको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। अगर आप ईसी और आईएन के हैं तो, डबल ई के हैं तो थोड़ा सा बेसिक लेवल पर इससे प्रिपेयर करें, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका पूरा बीजेटी का रिलेटेड एनालिसिस, स्टेबिलिटी फैक्टर, इनस्टेबिलिटी इन कलेक्टर करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन, ये सभी इन पर बेस्ड क्वेश्चंस वन बाय वन मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं बीजेटी के फर्स्ट सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में हमने बात की है बीजेटी बाइसिंग की, बीजेटी एम्पलीफायर की, बीजेटी को मेनली फिक्स्ड बायस, कलेक्टर टू बेस बायस, ओके, एमीटर बायस जिसे हम वोल्टेज डिवाइडर बायस भी बोलते हैं, इस तरीके से बायस किया जाता है बीजेटी को। तो इन सभी बायसिंग सर्किट्स का डिस्कशन हमने किया है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन डिस्कशन। ओके, तो ये आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। फिर बीजेटी एम्पलीफायर की चर्चा की गई है, किस तरह से कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बनाए जाते हैं, ओके, क्या उनके फॉर्मुलेज हैं, कौन कौन से मॉडल्स इसमें यूज किए जाते हैं, इन सब की डिटेल्ड चर्चा मैंने की है। और ब्रांच वाइज कौन से सेक्शन किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें भी बीच बीच में मैंने करी हैं। तो आप जिस ब्रांच के हैं तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इनफैक्ट आप जब इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे वहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सो फिर आ गया हमारा मॉसफेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर आईएन एंड इट्स इनफ, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है इंपॉर्टेंस फॉर डबल ई, नॉट वेरी मच, बट एक दो क्वेश्चन कभी कभार इसमें पूछ ले जाते हैं। ओके, सो मॉसफेट को आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते इवन इफ यू आर इलेक्ट्रिकल पीपल, बट आप थोड़ा सा बेसिक लेवल तक इसे पढ़ें, बहुत ज़्यादा आपको डीप इसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मैं बोल रहा हूं एक एक लाइन आपको पढ़नी है, गेट आईएन वालों के लिए मैं बोल रहा हूं एक एक लाइन आपको पढ़नी है। जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया है यहां पर मल्टी स्टेज सर्किट्स या एक तरीके से कुछ भी इसमें आपको स्किप नहीं करना है इफ यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट और यू आर आईएन स्टूडेंट। डबल ई स्टूडेंट मैंने बोला आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं पढ़ना है, बेसिक टू मॉडरेट तक आपको जाना है। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, हालांकि ये डिस्क्लेमर मैंने उस समय वहां पर डाले हुए हैं। ओके, so feedback amplifier, this section is equally important for all three branches। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसे समरी के तौर पर आप पढ़ें। ओके, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करी गई हैं। ओके, और सिस्टमैटिक वे में मैंने इसे टीच किया है, लेकिन आप सिर्फ इसे समराइज्ड वे में ही पढ़ें। ओके, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये सेपरेट टॉपिक है जो कि ओपैम्प में यूज होता है। इसको भी गेट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट डबल ई वाले इसे थोड़ा सा दरकिनार करके चल सकते हैं। अब आ गया भाई साहब ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दिस इज द टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री स्ट्रीम्स, गेट ईसी, गेट ईई, गेट आईएन। ओपैम्प में सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी बातें इस पहले सेगमेंट में मैंने कवर की हैं, जिसमें लगभग 6 वीडियोस हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, स्लू रेट क्या होता है ओपैम्प का, ओके, IC 741 जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या उसके गुणधर्म है, इन सब की बातें इसमें की हैं। सो अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प में कोई डिफिकल्टी नहीं आए, उसके लिए जरूरी है कि हम पहले ओपैम्प के फंडामेंटल्स क्लियर करके चलें। ओके, सो इंट्रोडक्शन से लेके आइडियल प्रैक्टिकल ओपैम्प कैसे होते हैं, स्लू रेट क्या होता है, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, IC 741 की प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी मुद्दों पर बहुत ही भरपूर चर्चा की गई है। हालांकि वीडियोस का जो आप ड्यूरेशन देखें तो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट इस तरह से रखा गया है, तो थोड़ा सा आपका एक मनोबल बना रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर्स में कई बार हम बोर होने लगते हैं एट द एंड। सो इसमें कोशिश की गई है कि वीडियो के जो ड्यूरेशन लगभग आधा घंटा रखा जाए, जिससे कि आप एक एनर्जेटिक वे में रखें। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही लेक्चर एक बार में अटेंड करना है, कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं है जिसमें आपको एज अ डोज इसको यूज़ करना है। आप जितने भी लेक्चर्स साइमल्टेनियसली आप अटेंड करने में कंफर्टेबल हों कंटिन्यूटी में, आप डेफिनेटली अटेंड करें। ओके, ये आपके ऊपर है, और चीज़ों को इस तरह से अटेंड करें कि आप समझें तभी आगे बढ़ें। पहला लेक्चर आपने अटेंड किया, उसको समझें और 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके आराम से उसको रिवाइज कर लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर पर आप स्विच करें। तो एक सिस्टमैटिक वे में आपकी तैयारी होना जरूरी है। पढ़ने को हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, फिर हमें रिवाइज कुछ भी हमने किया नहीं, सिस्टमैटिक कुछ भी रिवाइज नहीं किया, तो वो चीज़ें हमारे लिए और ओवर द टाइम डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। सो ध्यान रखेंगे दोस्तों इन सब बातों का। बाकी नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस। इसमें खूब डिस्कशन हमने किया है शुरुआत से, अगर आप देखें। सो
इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन पर बेस्ड क्वेश्चन, वोल्टेज फॉलोअर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ओके, समिंग एम्पलीफायर, सबट्रैक्टर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, इन सब सर्किट्स पर बात की गई है, ओके। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करें, लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर, ओके, प्रिसीजन डायोड, प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर, प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर, फिल्टर्स, इंटीग्रेटर सर्किट, ओके, डिफरेंशिएटर, फिल्टर्स, बैंड पास फिल्टर, लो पास, हाई पास, ओके, ऑल पास, सैंपल्ड एंड होल्ड सर्किट, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस हमने करें। imperfect op amp, bandwidth calculation, then question discussion on this, effect of input bias current, compensation and conclusion, okay, then question discussion, positive feedback and symmetry trigger, operation of symmetry trigger, then based on क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ओके। सो डबल ई तक देखें, डबल ई के लिए सिमेट्री ट्रिगर तक के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप डबल ई के हैं सो ये सब को छोड़ सकते हैं, स्टेबल टाइम पीरियड कैलकुलेशन, ओके, मोनोस्टेबल, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, ये सभी सेक्शंस आप स्किप कर सकते हैं इफ यू आर डबल ई स्टूडेंट। इवन इफ यू वांट टू स्टडी देम, ऑफ कोर्स यू कैन। अगर आप गेट 2-4 को टारगेट कर रहे हैं और अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक टॉपिक है, कोई बहुत एकदम कोई डिफिकल्ट चीज़ ये नहीं है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे या, ओके। सो अगर आप अवॉइड करना चाहें तो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प में बिफोर सिमेट्री ट्रिगर आपको सिमेट्री ट्रिगर को भी इंक्लूड करके सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप डबल ई के स्टूडेंट हैं तब भी, ओके। चलिए तो अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब वो टॉपिक्स आ रहे हैं जिनकी समरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आस्किंग नहीं है पहली चीज, तो दूसरी आस्किंग है भी तो बहुत ज्यादा एक बोलते हैं डीप में क्वेश्चंस जनरली इन पे फ्रेम नहीं होते। इनमें से एक हो गया ऑसिलेटर्स आपका, तो इनके जो फॉर्मुलेज हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, सर्किट्स, इन सभी को आपको देखना है। डेरिवेशंस को आप अवॉइड कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए, ईसी वाले भी, आईएन वाले भी और डबल ई वाले भी। मिसलेनियस टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लाइक मल्टीस्टेज एम्पलीफायर हो गया, डार्लिंगटन एम्पलीफायर हो गया, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ओके। सीमॉस सर्किट हो गया, एक मिनट सुराज चलते देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, ये गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही है ये दोनों। फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर भी, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस ऑफ बीजेटी, ये आईएन वाले भी पढ़ सकते हैं इसको। गेट आईएन गेट ईसी के लिए है, डबल ई वालों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना इस सेक्शन को, ओके। फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने कराए। हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये भी दोस्तों गेट ईसी गेट आईएन के लिए ही इंपॉर्टेंट है। हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट सर्किट, current gain of common emitter amplifier, this section is also for gate EC gate IN only, not for the gate double E people, okay। CMOS inverter, ये सब सर्किट, ये जो सेक्शन है गेट IN गेट EC के स्टूडेंट पढ़े हैं इसको, डबल ई के स्टूडेंट बिल्कुल भी इसे हाथ ना लगाएं, कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट गेट IN के भी स्टूडेंट उससे बहुत ब्रीफ में जानना है, बहुत ज़्यादा उनको जानने की जरूरत इसमें नहीं है। बाकी मल्टीस्टेज, डार्लिंगटन एम्पलीफायर, ये सभी सेक्शंस अगेन गेट डबल ई से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। सो सब्जेक्ट मैंने कोशिश की है कि बहुत बेसिक लेवल से चलते हुए एक एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपकी हो, मतलब गेट में जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको ऐसा समझ में आए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हम कर पा रहे हैं और आप आसानी से उस क्वेश्चन को आंसर कर पाए। देखिए ये डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स पर कि आपने क्लासेस अटेंड की, उसके बाद आपने कितना उन क्लासेस को रिवाइज किया, कितना उन लेक्चर्स को सिस्टमैटिकली नोट्स में लिखा, जिससे कि आपने उन्हें सही तरीके से रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ओके। क्लासेस अटेंड करने भर से सब्जेक्ट में अच्छी कमांड हो जाएगी, ये मैं बिल्कुल आपसे नहीं बोलता, कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है इस तरह का कि आप लेक्चर्स अटेंड करें और जाके सो जाएं, फिर जग के फिर लेक्चर अटेंड करें, फिर जाके सो जाएं और फिर आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो क्वेश्चन वही है जो हमने सॉल्व किया, ये लो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ऐसी शार्प मेमोरी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों में देखी गई है जिन्होंने इतिहास बनाया है। अगर आप उतने असामान्य विद्वता वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप क्लास अटेंड करें तो उस प्रॉपर सेशन को रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट सेशन पर जाएं और एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे मान लीजिए डायोड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, आपने फंडामेंटल डायोड पढ़ लिया, डायोड एप्लीकेशन भी पढ़ लिया है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं तो अपनी ब्रांच के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराए हैं, इनफैक्ट मैंने ये ध्यान रखा है कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मतलब जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं, ओके। किसी भी चैप्टर में हो, चाहे वो डायोड में हो, चाहे बीजेटी में हो, चाहे मॉसफेट में हो, ऑल 3 ब्रांचेस,
गेट ACEIN। इनफैक्ट मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लेक्चर्स भी सही तरीके से अटेंड कर लें और एक एक क्वेश्चन इसका कर लें तो इनडायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर्स पर भी काफी कमांड आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद भी मैं कहूंगा आपको कि बचे हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सॉल्व कर लें आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कॉन्सेप्ट्स बनते हैं आपके। तो आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच के प्रीवियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करें पहले, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करें। एक रूटीन वे में तैयारी करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करेंगे, तभी आप एक अच्छे स्कोर को अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गेट ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो आप ऐसे एकदम हल्के में लेके मत रखिएगा, इसको सही तरीके से तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सो आज के इस सेशन को हम इसी के साथ सम अप करते हैं। थैंक यू।